गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 276 पर आ जाइए। फोकस करेंगे इसमें हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद, अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। आंग्ल मैसूर प्रतिद्वंदिता अंग्रेजों के लालच तथा भय का परिणाम थी। टीपू सुल्तान के पुर्तगालियों के साथ मित्रवत संबंध थे, जिन्होंने उनकी सेना के आधुनिकीकरण में सहायता की। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। तो देखिए, मालाबार तट के लाभप्रद व्यापार पर मैसूर का नियंत्रण था, जहां से कंपनी मतलब अंग्रेजों की कंपनी काली मिर्च तथा इलायची जैसे मसाले खरीदती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना कब्जा चाहती थी। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। टीपू सुल्तान के फ्रांसीसियों के साथ घनिष्ठ संबंध थे, ना कि पुर्तगालियों के साथ, और फ्रांसीसियों की मदद से उसने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, ना कि पुर्तगालियों की मदद से। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट है, इसका प्राथमिक उद्देश्य फारस एवं अफगानिस्तान पर प्रभाव बढ़ाकर रूसी हमले से भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा करना था। इसमें सिंधु नदी के व्यापारिक दोहन का लालच अंतर्निहित था। चार्ल्स नेपियर ने 1843 में एक संक्षिप्त अभियान के बाद सिंध का अधिग्रहण कर लिया। और चौथा है, सिंध के अमीरों द्वारा सिंध की सड़कों एवं नदियों को ब्रिटिश व्यापार हेतु खोलने की मनाही की प्रक्रिया स्वरूप इसका अधिग्रहण किया गया। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, चौथा वाला जो है वो इनकरेक्ट है, गलत है। देखिए, सिंध विजय के संदर्भ में डी वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 1832 की एक संघ के द्वारा सिंध की सड़कों और नदियों को ब्रिटिश व्यापार के लिए खोल दिया गया था। सिंध के अमीरों ने 1839 में सहायक संधि को भी स्वीकार किया था तथा सदा इससे बंधे भी रहे वो, ठीक है। परंतु चार्ल्स नेपियर ने अंग्रेजों के हितों को देखते हुए सब प्रकार की नैतिकता को भुलाकर 1843 में सिंध का अधिग्रहण कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल में शुरू हुए द्वैध शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक दायित्व बंगाल के नवाब को दे दिया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व वसूली ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्यक्ष रूप से करती थी। प्रत्यक्ष रूप से करती थी या अप्रत्यक्ष रूप से करती थी, बताइए। पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है। तो देखिए, बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की, जिसमें प्रशासनिक दायित्व नवाब को सौंपा गया। यद्यपि राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी ने जो है अपने पास रखा, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष रूप से वसूली नहीं की, बल्कि 2 दीवान मोहम्मद रजा खां और सिताब राय को यह कार्य सौंपा गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। गवर्नर जनरल सर जॉन सॉर की अहस्तक्षेप की नीति के कारण खुरदरा की लड़ाई में निजाम की जीत हुई। 1767 में मराठे निजाम और अंग्रेज मैसूर के हैदर अली के विरुद्ध सम्मिलित हुए। देखिए, पहला वाला गलत है, निजाम की जीत नहीं हुई थी, निजाम पराजित हो गया था खुरदरा की लड़ाई में। दूसरा वाला करेक्ट है। 1767 में मराठे निजाम और अंग्रेज मैसूर के हैदर अली के विरुद्ध सम्मिलित हुए थे। तो गवर्नर जनरल सर जॉन सॉर की अहस्तक्षेप की नीति के कारण मराठा निजाम संघर्ष में निजाम को अंग्रेज़ों की सहायता प्राप्त नहीं हुई और 1795 में खुरदरा की लड़ाई में निजाम की पराजय हुई। 1767 से 69 के बीच मराठों तथा निजाम से संधि करके अंग्रेज़ों ने हैदर अली के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया, जिसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मराठा ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की थी, बताइए। रघुनाथ राव मराठा ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की थी। तो देखिए, मराठों द्वारा रघुनाथ राव को पेशवा मानने से इनकार करने एवं मृत पेशवा नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा घोषित करने पर रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया और 1775 में सूरत की संधि कराया।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का तात्कालिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? क्या था इनमें से? बर्मा के राजा द्वारा चटगांव स्थित शाहीपुर द्वीप पर कब्जा करना। तो देखिए, जब जब तेनासरीम, अराक्कन और मणिपुर को बर्मा के राजा ने जीत लिया तो उसके राज्य की सीमाएं जो हैं वो ब्रिटिश सीमाओं से मिल गईं और बर्मा के राजा द्वारा चटगांव स्थित शाहीपुर द्वीप पर अधिकार करने पर युद्ध प्रारंभ हो गया। इसमें बर्मा के राजा की हार हुई और यंडाबू की संधि जो है वो संपन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। श्वेत विद्रोह से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट है? देखिए, श्वेत विद्रोह मुंगेर एवं इलाहाबाद स्थित श्वेत अधिकारियों द्वारा सैनिकों को प्राप्त दोहरा भत्ता करने के विरोध में किया गया और दोहरा भत्ता बंद करने का फैसला 1763 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने लिया। ठीक है, जिसे क्लाइव द्वारा लागू किया गया। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो आरंभ में सैनिकों को दोहरा भत्ता केवल युद्ध के दिनों मिलता था, लेकिन कालांतर में यह शांति काल में भी मिलने लगा और यह सैनिकों के वेतन का अंग बन चुका था। 1763 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसे बंद करने का आदेश दिया, जिसे क्लाइव द्वारा लागू किया गया और जनवरी 1766 में यह भत्ता केवल उन्हीं सैनिकों को मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कौन से उपाय अपनाए? लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रथा लेकर आया, खुला युद्ध किया उसने, पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों के इलाकों को हड़पा उसने, व्यापगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये तो डलहौजी का है, पहला तो है। स्टेटमेंट देखते हैं अब, चूँकि पहला है तो पहला के नाम से तो कोई है नहीं। ठीक है, तो कम से कम पहला तो है, तो ये दो तो होगा नहीं क्योंकि इसमें एक गायब है। अब पहला करेक्ट हो रहा है, दूसरा करेक्ट हो रहा है। क्या पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों के इलाकों को हड़पा था उसने? ये भी सही है। तो 1 2 3 हो गया, ये डलहौजी का है। तो देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन का दूसरा सबसे बड़ा प्रसार जो है लॉर्ड वेलेस्ली, उसका कार्यकाल है 1798 से लेकर 1805 के काल में हुआ। वेलेस्ली ने फैसला किया कि जितने अधिक भारतीय राज्य संभव हों ब्रिटिश नियंत्रण में लाए जाएं। अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वेलेस्ली ने 3 उपायों का सहारा लिया: सहायक संधि प्रथा, खुला युद्ध, पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का इलाका हड़पना और व्यापकता का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था। इसको बोलते हैं राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? अवध के नवाब ने नहीं, इन सबसे पहले कर लिया था हैदराबाद के निज़ाम ने। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने हैदराबाद के निज़ाम के साथ सबसे पहले सहायक संधि की थी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। लॉर्ड वेलेस्ली की राज्य विलय सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले किसका अधिग्रहण किया गया? के ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पे। लॉर्ड वेलेस्ली के राज्य विलय सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले सतारा का अधिग्रहण किया गया। ऑप्शन नंबर सी। सतारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो लॉर्ड डलहौजी की राज्य विलय सिद्धांत के तहत या राज्य हड़प नीति के तहत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले 1848 में सतारा का अधिग्रहण किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। ब्रिटिश द्वारा यानी अंग्रेजों द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया? ये इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का पार्ट है ये। अवध इसका उत्तर है। तो लॉर्ड डलहौजी की निगाहें अवध के साम्राज्य को हड़पने पर लगी थी। अवध के नवाब के कई अधिकारी थे, कई उत्तराधिकारी थे, इसलिए उस राज्य विलय का सिद्धांत, ठीक है, उस पर राज्य विलय का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता था। और अंत में डलहौजी ने अवध की जनता की दशा सुधारने का विचार का सहारा लिया। फिर अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर जो है इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने अपना शासन ठीक ढंग से नहीं चलाया है और सुधार लागू करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद जो है अवध राज्य को 1856 में हड़प लिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। ब्रिटिश काल के किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था?
ब्रिटिश काल के किन प्रांतों को कहा जाता था प्रेसिडेंसी? बंगाल, मुंबई, पंजाब को कहा जाता था क्या? मध्य प्रांत को? देखिए मध्य प्रांत तो है नहीं, मध्य प्रांत को एलिमिनेट करिए, जहाँ दो है वो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 3। तो शासन की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने भारत को कई प्रांतों में बांट रखा था। इनमें से बंगाल, मद्रास और मुंबई, बम्बई कर देते हैं इसको, ठीक है। बम्बई प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। इन प्रेसिडेंसियों का प्रशासन गवर्नर 3 सदस्यों वाली एक काउंसिल की सहायता से चलाता था और उसकी नियुक्ति सम्राट करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण नीति के प्रमुख उद्देश्य थे? भारत में ब्रिटेन निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना, भारतीय सहयोगी राजाओं से छुटकारा पाना और भारत में ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कपास के रूप में कच्चे माल की जो है आपूर्ति सुनिश्चित करना। लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण नीति के प्रमुख उद्देश्य ये तीनों के तीनों ही थे। करेक्ट है, 3 मतलब डी है इसका आंसर। तो लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण नीति के उद्देश्यों में ऊपर दिए गए तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत देशी राज्यों के विलय की नीति को अपनाया, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से किसका विलय इस सिद्धांत के तहत नहीं किया गया? ये व्यपगत है, व्यपगत मतलब इंग्लिश में वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य की हड़प नीति। किसको नहीं किया गया था ये बोल रहा है। बाघाट को किया गया था, उदयपुर को किया गया था, नागपुर को किया गया था, इसके अलावा झांसी को किया गया था, सतारा को किया गया था, लेकिन सिक्किम और पेगू नहीं है। तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए पीगू सिक्किम तथा पंजाब को, ठीक है, इनको जो है राज्य हड़प नीति के तौर पर नहीं बल्कि विजय द्वारा विलय किया गया था, ठीक है, अंग्रेजी शासन में, ना कि व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत, ठीक है, ना कि व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत। अब देखिए व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा जो है सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, बघाट, झांसी और नागपुर का विलय किया गया था, ठीक है। सबसे पहले सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, बघाट, झांसी और नागपुर का विलय किया गया था, ठीक है। तो 15 प्रश्न थे हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।